This is Simon Pathsala and you are watching Fiber to Fabric Chapter 3 Part 1 वीडियो। इस वीडियो में आज हम फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 1 कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें हम फाइबर, फैब्रिक, इस सब के बारे में, इसकी सब की जर्नी, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, मैन मेड फाइबर्स क्या होते हैं, ये सब हम सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा, वॉच टिल लास्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि फाइबर्स एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं जिनसे कि हमें फैब्रिक ऑब्टेन होता है। फैब्रिक ऑब्टेन करने के बीच में भी हमें इनसे थ्रेड बनाना होता है। ऐसे तो फाइबर्स नॉर्मली कॉटन के रहते हैं, जूट के रहते हैं, उल के रहते हैं, सिल्क के रहते हैं। ये देखिए फाइबर्स जो होते हैं वो ऐसा मत सोचिएगा कि जो आप देख लेते हैं जैसे कपड़े में आप छोटे पतले पतले धागे देखते हैं, तो धागे फाइबर्स नहीं है, उनको भी किसी चीज़ से बनाया जाता है जिसे हम फाइबर्स कहते हैं। मेनली फाइबर्स दो टाइप्स के होते हैं, पहला है नेचुरल फाइबर्स एंड दूसरा है मैन मेड फाइबर्स। हम पहले जान लेते हैं नेचुरल फाइबर्स के बारे में। तो नेचुरल फाइबर्स के नाम से ही आपको सजेस्ट होता है नेचुरल मीन्स नेचर से ऑब्टेन होने वाले। तो नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स या एनिमल्स से ऑब्टेन होने वाले। इसके मेन एग्जांपल्स हो जाएंगे, एनिमल से हमें मिलता है उल, सिल्क, वही प्लांट से हमें मिलता है कॉटन एंड जूट। हम सबसे पहले पढ़ते हैं उल के बारे में। उल जो है हमें इसका कोई एक सोर्स नहीं है, एनिमल सोर्स में इसके बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे सीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स भी हैं जिनसे हमें ये उल मिलता है। ये जितने भी उल एल्डिंग एनिमल्स हैं इनके बॉडी पे हेयर होता है, जैसे हमारे सर पे हेयर होता है। आपने देखा होगा हमारे सर पे काले काले या ब्राउन ब्राउन, कभी कभी वाइट वाइट भी हेयर होते हैं, वैसे ही इनके बॉडी पे उल होता है। अब उल ऐसा नहीं है कि वो वाइट ही कलर का होगा, वो ब्लैक कलर का भी हो सकता है, पिंक कलर का भी हो सकता है, ब्राउन कलर का भी हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है। ये जो है हेयर जो होता है इन्हें कि अब मान लीजिए कि हम उनको हेयर क्यों होता है और हम उस हेयर को क्यों निकाल लेते हैं, उनसे क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती है। तो हम पहले जान लेते हैं कि हेयर उनमें होता क्यों है। हेयर होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि वो मेनली ठंडे एरियाज में रहते हैं, कोल्ड एरियाज में रहते हैं, जहाँ पे उन्हें वार्म रहना पड़ता है ताकि वो जिंदा रह सके। और जिंदा रहने के लिए, वार्म रहने के लिए उन्हें इस हेयर की जरूरत पड़ती है। तो देखिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हेयर जो है वो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। सो उल जो है उन्हें प्रोटेक्ट करता है। अब कैसे करता है, तो हमारे बॉडी जो होता है उससे हीट रिलीज होते रहता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के कारण ये सब प्रोसेस से हीट रिलीज होते रहते हैं, जो कि हीट हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। अब उस बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटिंग हीट जो है उसको हेयर ट्रैप कर देता है, क्योंकि उसको बाहर नहीं जाने देता है, कारण वो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसके कारण कि वो गर्म रहते हैं। लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो बात कुछ अलग ही हो जाती है। गर्मी के मौसम में उनके जो बॉडी रहता है वो भी गर्म रहता है और साथ ही साथ बाहर से भी गर्मी आते रहती है, जिसके कारण कि उनको बहुत ओवर हीटेड हो जाएंगे। और इससे बचने के लिए एक बात है कि हम उनके हेयर को कट कर देते हैं, जिससे कि उन्हें ज़्यादा गर्मी ना लगे। और सेकेंड थिंग, उल जब ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो उसमें इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे कि हम उस उल को निकाल लेते हैं और उसी से वो इन्फेक्शन से भी बच जाते हैं और साथ ही साथ हमें भी फायदा होता है और उन गर्मी से भी बचते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल कि हेयर जो ऑफ सीप यानी उल ऑफ सीप जो है इससे हम इससे पाते हैं। ये जो है मेनली कोर्स बीड हेयर एंड फाइन सॉफ्ट अंडर द क्लोज स्किन में पाया जाता है। ये फाइन हेयर जो है हमें उल बनाने में बहुत मदद करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सम फाइन ब्रीड्स ऑफ सीप ही इसे करती है, बहुत सारी ऐसे स्पेशल ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हमें
जिनसे हमें ये मिलता है, जैसे लामा, अल्पाका, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है। यहाँ आप देख सकते हैं टर्म सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग वो टर्म है जिसमें ब्रीड को सेलेक्ट किया जाता है, यानी ये ब्रीड और ये ब्रीड। ऐसा है कि अगर मान लीजिए उसमें एक सीप कोई डिजीज है, उसको कोई, अब वो डिजीज जो है हो सकता है जनरेशन से फैलते जाए, जो कि ओनर नहीं चाहेगा, उसे कभी लॉस नहीं चाहिए। तो ये लॉस ना हो, इसीलिए वो क्या करते हैं कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। इस सेलेक्टिव ब्रीडिंग में होता है कि कुछ ब्रीड्स को सेलेक्ट किया जाता है, उन स्पेसिफिक ब्रीड को लेके वो जो है, मान लीजिए अगर उनको कोई डिजीज नहीं है तो उनके बच्चे के भी 90% चांस है कि उसको कोई डिजीज ना हो, जिसके कारण कि उनकी जनरेशन एकदम डिजीज फ्री हो। अब एनिमल्स दैट यील्ड वूल, अभी हमने कुछ देर पहले बात किया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीप ही ऊल हमें देते हैं, बहुत सारे ब्रीड्स हैं जो कि हमें ऊल देते हैं। इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे याक का भी ऊल होता है जो कि मेनली तिब्बत, लद्दाख, ये सब में, जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए कि अंगोरा गोट्स, ये भी हमें ऊल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंगोरा गोट्स भी हमें ऊल देते हैं, जैसे उनसे हमें अंगोरा ऊल मिलता है। साथ ही साथ ये जम्मू एंड कश्मीर के एरियाज में रहते हैं और इनसे जो हमें ऊल ऑब्टेन होता है ये बहुत ही फाइन रहता है और पाशमीना सॉक्स बनाने में भी इसे यूज किए जाते हैं। ये लद्दाख में पाए जाते हैं अंगोरा ऊल। और साथ ही साथ बॉडी ऑफ कैमल्स, आपने कैमल्स देखा होगा और आप कहीं डेजर्ट में गए होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा कैमल्स को। कैमल्स जो होते हैं वो बहुत हमारे यूजफुल है क्योंकि उनसे भी हमें ऊल मिलता है। और साथ ही साथ उनके भी कुछ ब्रीड्स होते हैं, यानी उनको हाइब्रिडाइजेशन से कुछ नए ब्रीड्स भी बनाए गए हैं जो कि लामा एंड अल्पाका, ये भी कैमल एंड हॉर्स एंड डंकी, यही सबसे बनाए गए हैं जो कि मेनली साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। अब एक इंडियन होने के नाते हमें भी ये जानना होगा कि सब इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप क्या है। तो सबसे पहले सीप का नाम है लोही। लोही का बहुत गुड क्वालिटी ऑफ फूल होता है, ये मेनली राजस्थान एंड पंजाब में पाए जाते हैं। वैसे ही रामपुर भूसेहर, ये भी जो है ब्राउन फ्लीस के लिए बहुत फेमस है, जो कि उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। साथ ही साथ नाली भी बहुत फेमस है, जो कि कारपेट ऊल के लिए मेनली फेमस है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आप एरिया देख रहे होंगे कि कुछ स्पेसिफिक एरिया में जो कि आसपास के उन्हीं में ये पाए जाते हैं। साथ ही साथ बखरवाल, ये भी जो है उलन शॉल्स बनाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में यूज किए जाते हैं। मरवाड़ी कोर्स ऊल के लिए गुजरात में यूज किए जाते हैं। वैसे ही बहुत सारे हैं जो कि आप आगे पढ़ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि फाइबर्स को ऊल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है और इसमें हमें क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले तो हमें सीप को रेयर करना होगा। अब रेयर करने का मतलब क्या है? तो रेयर करने का मतलब है पालना। अगर हम पालेंगे ही नहीं तो हमारे पास वो आएंगे कैसे? मान लीजिए आप मुर्गी खा रहे हैं, मुर्गी नहीं, कोई मान लीजिए सब्जी ही खा रहे हैं, ठीक है। सब्जी अब आप लेके आते हैं, उसको पका के खाते हैं। अगर मान लीजिए सब्जी हो ही ना, सोचिए सब्जी हो ही ना, तो आप खाएंगे क्या? आपके खाने के लिए क्या बचेगा? बोलिए। इसीलिए इनको हमें पहले रियर करना होता है, तभी हमें ऊल मिलेगा। ऊल को पाने के लिए रियर करना बहुत जरूरी है, सबसे पहली प्रोसेस। उसके बाद जब वो ग्रो कर जाते हैं तो उनका हेयर हमें काटना होता है और इसको अब ऊल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस आती है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रियरिंग ब्रीडिंग ऑफ सीप, यानी रियर मतलब पालना और ब्रीड मतलब खाना खिला के पोलना, पासना, बड़ा करना। अब देख लेते हैं सीप्स आर हर्बीवोरस, यानी ये हर्बीवोरस होते हैं और ग्रास एंड लीव्स को खाना प्रेफर करते हैं। और ये ग्रेजिंग के सिवाय ऑल्सो मिक्सचर ऑफ पल्सेज, कॉर्न, ज्वार, ऑयल, केक्स एंड मिनरल्स को खाते हैं। लेकिन विंटर में सीप को मेनली इंडोर रखा जाता है और उन्हें लीव, ग्रेन एंड ड्राई फूड पे फीड किया जाता है, कारण उस टाइम उतने ज़्यादा ग्रास नहीं होते हैं। जब ठंडी का मौसम होता है तो सन मेनली ढका रहता है और सन के ढके रहने से ग्रास नहीं उग पाते हैं, जिसके कारण कि वो बाहर जाके नहीं खा सकते, इसलिए उन्हें लीव्स पे डिपेंड रहना पड़ता है।
अब सर्टेन ब्रीड्स जो होते हैं शीप के, उनके पास थिक कोट ऑफ हेयर होता है उनके बॉडी पे, और उनका क्वालिटी ऑफ वूल भी बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण कि हमें लार्ज क्वांटिटीज में प्रॉफिट होता है। और एक बार द रियर शीप they have developed a thick coat of hair. The hair is shaped of for getting wool. The cut wool coat of sheep is called fleece. जब हम कोई एक बार अगर रियर कर लेते हैं कोई शीप को, उसके थिक कोट ऑफ हेयर को जो है जब हम काटते हैं तो हमें जो मिलता है उल का एक कोट, उसे हम फ्लीस कहते हैं। इसके साथ में थोड़ा सा उनका स्किन भी आता है। और द फ्लीस कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट वुलन फाइबर्स, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू उल। अब हम फाइबर्स को उल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स दिए गए हैं। इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है ताकि हम उसे कन्वर्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले फ्लीस जो होता है शिप्स का, अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन, मैंने अभी आपको बताया उसके स्किन के बारे में, उसको रिमूव किया जाता है। पहले स्किन को हम रिमूव करेंगे तब ना हमें जैसे उल और स्किन दोनों मिल रहा है, तो पहले हमें उल को और स्किन को दोनों को अलग अलग करना होगा, कारण हम स्किन का तो यूज नहीं करेंगे। उसके बाद इसको हम सीयरिंग करते हैं, इस प्रोसेस को हम सीयरिंग कहते हैं। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। दिस इनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट their protective coat of hair. The hair provides woolen fibers. Woolen fibers are then proceeded to obtain woolen yarn. से इसको फिर हम वुलन यार्न में कन्वर्ट करने के लिए भेज देते हैं। द सीयर स्किन विथ हेयर इज थोरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। अब हमें उसे वॉश करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें इन्फेक्शन होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो मान लीजिए कि हमें पता नहीं हो उसमें कोई इन्फेक्शन है, तो हो सकता है कि वो हमें हो जाए। इसी को हम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहते हैं, जिसके बारे में भी हम अभी पढ़ने जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड सब जगह होता है। मान लीजिए कि अगर कोई टीचर है, आपकी क्लास में कोई टीचर पढ़ाते हैं, तो वो टीचर को भी बहुत हाई चांस है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के। अब आप सोचेंगे कि क्या वो कौन सा उल टच करने जाते हैं, वो कौन सा स्केलेटन में डॉक्टर की तरह किसी का ऑपरेशन करने जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो जब चौक से लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ से बहुत सारा डस्ट पार्टिकल उड़ता है, और यानी चौक कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल उड़ते हैं। वो पार्टिकल जो है उनके लंग्स में फंस सकते हैं। वो लंग्स में फंसने के कारण उनका लंग्स जाम हो सकता है। ये एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। सिर्फ इन्फेक्शन ही नहीं होता है। मान लीजिए कि आप अभी मोबाइल से देख रहे हैं, तो मोबाइल से देखने में आपके आई को जो प्रेशर पड़ रहा है, हो सकता है आपके आई खराब हो रहे हैं, इसे हम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहेंगे। और बहुत सारे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हैं। और ये आज के दिनों में स्कोरिंग जो है मशीन से की जाती है। तो स्कोरिंग का मतलब आप क्या समझे, उसमें जो ग्रीस, डस्ट होता है, ये सब हम स्कोरिंग यानी वाटर टैंक्स में उसे वॉश करके निकालते हैं। इसमें कुछ केमिकल्स भी हो सकता है यूज किए जाए। और स्कोरिंग के बाद हम सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग में जो हेयर स्किन होता है उसे हम फैक्ट्रीज में भेजते हैं, जहाँ पे उसके डिफरेंट टेक्सचर्स को सेपरेट किया जाता है। और यहाँ से शुरुआत होती है अच्छे उल और बुरे उल की। हो सकता है कि कोई उल अच्छा हो, कोई उल बुरा हो, तो यही से होता है। जो उल में क्या मिक्स होते हैं, यानी छोटे भी फाइबर होते हैं, बड़े भी फाइबर होते हैं, सिर्फ छोटे फाइबर होते हैं, उन्हें हम खराब उल में गिनते हैं। जिसके लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा सिल्की रहते हैं, ज़्यादा स्मूथ रहते हैं, ज़्यादा शाइनी रहते हैं, जिसके कारण कि वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं और उन्हें हम गुड क्वालिटी ऑफ उल कहते हैं। The small floppy fibers called burrs, जो small floppy fibers रहते हैं उन्हें हम burrs कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appears on your sweaters. इन्हें हम स्वेटर, जो बर होते हैं उन्हें हम स्वेटर्स में भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा अपने स्वेटर्स में। अब देख लेते हैं, द फाइबर्स कैन बी डाइड इनटू वेरियस कलर्स। फाइबर्स जो होते हैं जैसे वूल, सिल्क, इनका अपना कलर नहीं होता, इन्हें हम डाई ही कर सकते हैं। मेनली ये व्हाइट रंग के होते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें ड्राई कर दे तो कोई भी कलर। आपने देखा होगा डिजाइनर शर्ट, ऐसा नहीं होता है कि उसमें उल ब्लू रंग के, ब्लैक रंग के, अलग अलग रंग के यूज किए जाते हैं, बल्कि उन्हें ड्राई किया जाता है। ये जो सीप एंड गोट रहते हैं इनके भी हेयर को डाई किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि एल्डर्स जो है वो अपने बालों को डाई करते हैं। अब हमारी आधी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे फाइबर्स तैयार हैं और अब हमारे
फाइबर जो है क्लोथ्स में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है, फैब्रिक में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है, तो इन्हें हम स्ट्रेटन करते हैं, कॉम्ब करते हैं, रोल करते हैं और इन्हें हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं। यार्न क्या होते हैं? जो आपके थ्रेड होते हैं, धागे होते हैं, उन्हें हम यार्न कहते हैं। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन। तो लॉन्गर फाइबर जो गुड क्वालिटी के होते हैं उन्हें हम स्वेटर बनाते हैं, शॉर्टर फाइबर्स को से हम स्पन एंड वूव करते हैं। अब फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट sheep's hair is sheared off from the body, scoured, sorted, dyed, combed and spun to obtain wool and woolen yarn. अब यार्न से हम फैब्रिक बना सकते हैं और इससे हम कुछ भी कर सकते हैं जो भी आपको यूज करना हो। तो हमने यहाँ कितने सारे इंपॉर्टेंट टर्म पढ़े। देखिए हमने यहाँ पढ़ा स्कोरिंग, सॉर्टिंग, डाइंग, कॉम्बिंग, और ये सब हमने टर्म सिर्फ इतने से पैराग्राफ में पढ़ लिए। तो ये 4 स्टेप्स को आप जरूर याद रखिएगा, इससे आपको एग्जाम में कम से कम 5 मार्क्स मिल जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के बारे में। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले भी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के बारे में बताया था। अब मैं उसके बारे में आपको अच्छे से बता देता हूँ, पूरे एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें, मुझे लग रहा है कि आपको मजा आ रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी हम देख लेते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के बारे में। द वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल इन आवर कंट्री। वूल इंडस्ट्री जो है वो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइवलीहुड के लिए। अब देखिए द पीपल who do the job of sorting, separating the fleece of sheep into fibers of different qualities are called sorters. वैसे पीपल जो कि हमारे वूल को सॉर्ट करते हैं उन्हें हम सॉर्टर्स कहते हैं। द सॉर्टर्स जॉब इज वेरी रिस्की। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो बैठे बैठे सिर्फ वूल को सेपरेट करते हैं ना, उनका क्या काम है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों, इन्हें ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हो सकता है जो कि बहुत रिस्की इन्फेक्शन है। जैसे एक बैक्टीरिया से इन्हें एंथ्रेक्स हो सकता है। एंथ्रेक्स डिजीज में क्या होता है आपको ये जान के आपको घृणा होगी कि एंथ्रेक्स डिजीज में हमारे हाथ या पैर जहाँ भी हो वहाँ एक थोड़ा सा छेद हो जाता है और वहाँ पे पर्पलिश रंग का वो दिखने लगता है या ब्लैकिश रंग का, और आप सोच सकते हो कितना दर्दनाक होगा। ऐसे ही बहुत सारे डेडली ब्लड डिजीज हो सकते हैं, सॉर्टर्स डिजीज हो सकता है, अब बहुत सारे डिजीज हैं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में सिर्फ इसी में ऑक्यूपेशनल हैजार्ड नहीं है। मेरे अंदाजे से तो कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जिसमें ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ना हो। अगर आपको कोई पता है कि कोई जॉब में ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ना हो तो लिख के जरूर भेजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर भेजूंगा कि है या नहीं है। तो देखिए मान लेते हैं कि कोई जॉब है, अभी हमने टीचिंग का जॉब लिया, हमने स्टूडेंट्स का भी जॉब लिया साथ ही साथ। अब हम मान लीजिए ले लेते हैं पायलट्स की जॉब। आपने देखा होगा कि पायलट्स जो है वो प्लेन उड़ाते हैं, उनको क्या उनका ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या है? तो मान लीजिए कि आसमान में ATC से कंट्रोल टूट गया तो क्या होगा? हो सकता है वो प्लेन क्रैश हो जाए, ये बहुत बड़ा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। ऐसे ही मान लीजिए आप बोलते टीवी न्यूज़ रिपोर्टर्स का, टीवी न्यूज़ रिपोर्टर्स को भी कुछ भी हो सकता है। वो अभी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, उनको एक दूसरे से कोरोना वायरस हो चुका है, हम आ जाते हैं छुट्टी लेके। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप छुट्टी लेके आ जाएंगे, आपके पापा मम्मी गवर्नमेंट जॉब में, वो छुट्टी लेके आ जाएंगे, लेकिन उनको कभी छुट्टी नहीं मिलता जल्दी। उनके जब कोरोना वायरस हो या कुछ हो उन्हें कोई भी छुट्टी नहीं मिलता, उन्हें हमेशा दिन रात काम करना पड़ता है 24x7 आवर्स, इसीलिए उनका जॉब बहुत रिस्की होता है। ऐसे ही एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उनके बारे में बता नहीं सकते, इसलिए इनसे हमें बच के रहना चाहिए। अब हम देख लेते हैं सिल्क के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिल्क भी एनिमल से पाया जाता है, लेकिन सिल्क फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स, लेकिन ये सिल्क वॉर्म से, ये कोई ऐसे एनिमल शीप, गॉड, डॉग ये सब से नहीं पाए जाते। ये सिल्क वॉर्म्स एक वॉर्म्स होते हैं, छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं जिनसे हमें सिल्क फाइबर मिलता है। अब वो कैसे मिलता है? तो देखिए सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं वो अपने मुंह से एक प्रोटीन छोड़ते हैं, इसके बारे में हम पूरी लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वो अपने मुंह से एक फाइबर्स छोड़ते हैं,
उन फाइबर से हम जो है सिल्क ऑब्टेन करते हैं। वो फाइबर जो है प्रोटीन का बना रहता है और इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में हम पहले अभी पढ़ेंगे। लेकिन इस प्रोसेस को, यानी ये जो सिल्क वर्म से सिल्क रियर किया जाता है, इसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, यानी ये क्या होता है सिल्क मॉथ के लाइफ हिस्ट्री में। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैश लार्वे आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म्स। तो कैटरपिलर्स होते हैं, सिल्क वर्म्स होते हैं, वो धीरे धीरे साइज में बढ़ते हैं और वो नेक्स्ट स्टेज में इंटर करने के लायक हो जाते हैं। अब ये प्यूपा बन जाते हैं और ये एक नेट बनाते हैं। लेकिन प्यूपा बनने से पहले क्या होता है, तो प्यूपा बनने से पहले वो बहुत ज़्यादा मलबेरी लीव्स जो होते हैं उन्हीं पे भी ये मेनली फीड करते हैं, जिससे अच्छा सिल्क हो। मलबेरी लीव्स को खाते जाते हैं और एक इंटरेस्टिंग बात कि फीमेल मॉथ जो होती है वो इनको मलबेरी लीव्स पे ही मेनली अंडे देती है, ताकि इन्हें मलबेरी लीव्स बचपन से ही मिलते जाए और फिर वो धीरे धीरे अपने हेड से घुमा के प्रोटीन छोड़ते हैं, जो जिससे कि एक नेट सा बन जाता है। व्हाइट रंग का या येलोइश रंग का नेट बनता है मेनली, और उस नेट के अंदर वो ट्रैप हो जाते हैं, जिसके बाद कि वो अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए तैयार होते हैं। और इसी बीच जो रहता है वो सिल्क का जो प्रोटीन से बनाया हुआ मॉथ जिसके अंदर रहता है उसको निकाल लिया जाता है और उसको बॉईल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे सिल्क उसको बॉईल कर दिया जा रहा है कीड़े के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, हमें सिल्क पाने के लिए उनकी जान लेनी पड़ती है। लेकिन यहीं पे नहीं प्रोसेस रुकता है। उनको जब हम जान ले लेते हैं तो वो उनके सिल्क को लेने के बाद बहुत सारे कीड़े भी बचते हैं। अब देखिए, उन कीड़ों को अगर कोई टच करेगा तो हो सकता है उसे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हो। यहाँ भी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड छुपा हुआ है, सब जगह ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। अब हम साथ ही साथ जान लेते हैं कि उन कीड़ों के साथ क्या होता है। उन बेचारे कीड़ों पे यही रहम नहीं किया जाता है। उन बेचारे कीड़ों को वुहान के सी मार्केट, फिश मार्केट, ये सब में बेचा जाता है। पका पका के लोग उसे चाव से खाते हैं। आप सोच सकते हैं उन सिल्क मॉथ की कहानी। लेकिन कुछ सिल्क मॉथ को बचाया जाता है और उन सिल्क मॉथ से उनके जनरेशन को आगे बढ़ाया जाता है। इसीलिए यही है सिल्क मॉथ की कहानी। अब हम जान लेते हैं कि ये हुआ कैसे था। तो सबसे पहले इसको चाइना में खोजा गया था। तो चाइना में जो है, जब चाइना की महारानी एक बार देख रही थी कि उसके मलबेरी लीव्स या उसके ट्री जो है बार बार खराब हो रहे हैं, उसके पत्ते बीच बीच से कटे कटे रह रहे हैं, तो उसने एक दिन वहाँ पे चाय पका रही थी। यही सोचते सोचते जब वो वाटर को बॉईल कर रही थी तब उसके अंदर में एक सिल्क मॉथ का जो ककून है वो आके गिर गया और उसने देखा कि वो जो सिल्क मॉथ का ककून है वो उससे कीड़ा बाहर निकल रहा है, तड़प रहा है, और साथ ही साथ वो सिल्क जो है एकदम स्मूथ और शाइनी टेक्सचर का था। जिसके बाद उसे आइडिया आया सिल्क से कपड़े बनाने का। फिर उसने सिल्क से कपड़े बनवाए और कपड़े बनवाने पे भी बहुत ड्यूरेबल, स्मूथ, शाइनी और बहुत एक्सपेंसिव लग रहे थे। तो उसने उसे बेचना शुरू किया, उसका ट्रेड करना शुरू किया। ये चाइना में हजारों साल तक इसका सीक्रेट रखा गया। लेकिन फिर बाद में जब इसे रोमन बहुत पसंद करने लगे, 500 साल और 600 साल हो गए, रोमन पसंद कर रहे थे इसको, हमेशा खरीदते थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में रोमन खरीदते थे इसको। जिसके बाद फिर पता चला कि हाँ, इसको ऐसे बनाया जाता है और फिर सब कंट्री इसे धीरे धीरे बनाने लगे। लेकिन जिस रूट से सिल्क को ले जाया जाता था वो भी आज इंडिया के बॉर्डर्स पे प्रेजेंट है, जिसे हम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं, जो कि आपने हिस्ट्री की क्लास में पिछले क्लास 6 में पढ़ा होगा। अब बहुत सारे टाइप ऑफ सिल्क रहते हैं, तसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क और बहुत सारे। इनके सबके अपने अपने क्वालिटी होती है। लेकिन मलबेरी से लीव्स जो खा के सिल्क वर्म बढ़ते हैं उनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क होता है। अब सिल्क भी 2 टाइप के होते हैं, प्योर एंड आर्टिफिशियल। सब एनिमल से ही नहीं पाए जाते हैं। तो प्योर सिल्क वो सिल्क होते हैं जो कि ककून्स ऑफ सिल्क वर्म से डायरेक्टली पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन के बने रहते हैं। वही आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो ऊँट के पल्प और उसके सेल्यूलोज से मिक्स करके या उसके मॉडिफाई करके पूरा का पूरा सिल्क उससे बनाया जाता है। इसलिए 2 टाइप के सिल्क हो गए, आर्टिफिशियल सिल्क एंड प्योर सिल्क।
अब देख लेते हैं आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो प्लांट से बनाए जाते हैं, वही प्योर सिल्क जो होता है वो एनिमल से पाया जाता है। साथ ही साथ मेन जो सिल्क है वो प्योर सिल्क है, आर्टिफिशियल सिल्क बाद में ऐसे ही खोज लिया गया। अब ककून से सिल्क कैसे बनाया जाता है, तो ककून जैसे हमने उल से सिल्क देखा, सॉरी उसके फाइबर से उल देखा, वैसे ही ककून से सिल्क अभी बनाने का हम प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले हमें सिल्क वर्म को रियल करना होता है, ये हम सबको पता है कि सिल्क वर्म को हमें रियल करना होगा। तो उसके जो सिल्क मॉथ जो है वो 100 ऑफ एक से एक बार में देगी और उसे मलबेरी लीव्स पे छोड़ के चली जाएगी। उसके बाद फिर उसको जो है सिल्क वर्म फार्मर्स जो है मार्केट में बेचेंगे, जिसको कि खरीद लिया जाएगा बड़ी बड़ी फर्म्स कंपनीज के द्वारा, और वहाँ पे उन्हें सुटेबल टेम्परेचर में लार्वे को रखा जाएगा और धीरे धीरे वो सिल्क वर्म्स या कैटरपिलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो लगभग मलबेरी लीव्स को 25 से 30 दिन खाते रहते। उनका भी स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज में थोड़े एकदम नए रहते हैं, सेकेंड स्टेज में थोड़े ज़्यादा मोटे बड़े हो जाते हैं, थर्ड स्टेज में थोड़े और ज़्यादा बड़े, फोर्थ स्टेज में बहुत बड़े हो जाते हैं और लास्ट फिफ्थ स्टेज में सबसे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं जब 25-30 दिन बाद वो खाना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे अपना ककून बनाना शुरू कर देते हैं। ये ककून वो बनाते हैं जब उसके बाद वो अपना अलग अलग जगह चूज करते हैं और ककून बनाते जाते हैं और जब तक पूरा ना कवर हो जाए, उसके बाद फिर उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है और वहाँ से ककून निकाल के उसको डायरेक्टली बॉयल कर दिया जाता है, जिससे कि सिल्क फाइबर सेपरेट कर दिए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फीमेल सिल्क वर्म जो है एग दे रही है मलबेरी लीव्स पे, मलबेरी ट्री ये है, यहाँ पे ककून्स हुए और इससे फिर आगे बढ़ते जाएगा। सिल्क की डिस्कवरी को हमने अभी पढ़ लिया सिल्क रूट के बारे में, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ फैलाना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।